गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। तो ये 3 थ्योरीज दी गई थी, VBT, CFT एंड LFT, है ना, जिसमें से CFT की बात यहाँ पर करेंगे। तो दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय H. ब्रेथ एंड I. वैन ब्लैक। इन दोनों साइंटिस्टों ने इस थ्योरी को डेवलप किया था। क्या बताया गया कि जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होती है वो कम्प्लीटली आयनिक नेचर की होती है, जबकि VBT में ये बताया गया था कि मेटल लिगेंड जो बॉन्डिंग होती है वो कोवैलेंट नेचर की होती है, जिसको CFT ने पूरी तरह से आयनिक नेचर में कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ कमियां रह गई थी VBT में, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी उस बारे में। तो उस कमी के कारण ही CFT को दिया गया और CFT के द्वारा बताया गया कि जो मेटल और लिगेंड होते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल एंड लिगेंड होते हैं उनके बीच जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, आयनिक होता है ना। पॉजिटिव एंड निगेटिव इन दोनों के बीच बन रहा है तो वो आयनिक कैरेक्टर का होगा। और कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए CFT के अंतर्गत जिसको हमें याद रखना है, और जब भी CFT थ्योरी की बात की जाती है तो उस पोस्टुलेट्स को वहाँ बताना ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं। पहले पॉइंट में क्या बताया गया कि CFT assume that bonds between central metal atom और आयन एंड लिगेंड आर प्योरली आयनिक, है ना। ये फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस नेचर का होता है, आयनिक नेचर का होता है। सेकेंड पॉइंट था लिगेंड्स आर 3 टाइप्स, सभी लोग जानते हैं, पॉजिटिव लिगेंड, निगेटिव लिगेंड एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। पॉजिटिव लिगेंड सपोज फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ये हो गया NO पॉजिटिव, ये NO पॉजिटिव लिगेंड में आएगा, एंड F निगेटिव एंड क्लोरीन निगेटिव आएगा किसमें, निगेटिव लिगेंड में। एंड न्यूट्रल लिगेंड भी कुछ होते हैं, H2 एंड NH3, एक्वा। इन सब लिगेंड्स को CFT के टर्म्स में कुछ अलग नाम दिया गया। जैसे पॉजिटिव एंड निगेटिव लिगेंड के लिए CFT में क्या टर्म यूज़ किया गया, पॉइंट चार्ज लिगेंड, इनको पॉइंट चार्ज लिगेंड कहा गया। एंड न्यूट्रल लिगेंड को क्या कह दिया गया, पॉइंट डाइपोल और सिंपल डाइपोल। पॉइंट डाइपोल लिगेंड कहेंगे या फिर सिंपल डाइपोल लिगेंड्स कहेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया, द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज सच दैट द रिपल्सन बिटवीन दीज नेगेटिव पॉइंट्स आर डाइपोलर मिनिमम। कहने का मतलब कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम है किसी कॉम्प्लेक्स में, सपोज AgCN का होल 6 एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, सिल्वर, ये Ag है, और लिगेंड यहाँ पर क्या है, CN है, ठीक है। तो CN जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर इस तरीके से अरेंज होंगे कि उनके बीच रिपल्सन फोर्स मिनिमम हो, रिपल्सन फोर्स मिनिमम हो, या ये भी कह सकते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स वहाँ पर ज़्यादा हो। तो इनका अरेंजमेंट यदि होगा तो ये लीनियर वे में जब अरेंज होंगे इस तरीके से, तब तो इनके बीच 180 का एंगल बनेगा और रिपल्सन यहाँ पर कम होगा। इसी तरह यदि CONH3 की बात की जाए तो यहाँ पर CONH3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल ही जब ये अरेंज होते हैं तभी इनमें रिपल्सन फोर्स जो होता है वो कम होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो CONH3 कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें NH3CO के चारों तरफ स्थित होता है ना, और वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल। तो इनका अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि इनका लिगेंड का और सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लिगेंड इस तरीके से प्रेजेंट होने चाहिए कि रिपल्सन उनका कम से कम हो, है ना। अब बात करते हैं फोर्थ पोस्टुलेट्स की। तो उसमें क्या बताया गया कि लिगेंड एंड मेटल, सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड के बीच में जो फोर्स होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो अभी अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा हो गया रिपल्सन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स किन के बीच होता है, देखिए, पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड निगेटिव चार्ज ऑफ लिगेंड,
है ना, बहुत सिंपल सी बात है। जो सेंट्रल मेटल आयन का पॉजिटिव चार्ज है वो और लिगेंड का जो निगेटिव चार्ज होता है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और रिपल्सन फोर्स, जहाँ पर सेम चार्ज होगा उनके बीच रिपल्सन फोर्स होगा, ये सब जानते हैं। तो वो किसके बीच है? डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड। लिगेंड का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी सेंट्रल मेटल एटम के डी इलेक्ट्रॉन, दोनों में निगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब नेक्स्ट है d orbitals of central metal atom are divided into two sets depending on their orientation। कहने का मतलब जो d orbitals होते हैं सेंट्रल मेटल एटम का d orbital, वो टू सेट में डिवाइड हो जाता है, टू सेट में डिवाइड होता है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल एंड एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। एंड एक्सियल ऑर्बिटल कौन कौन से हैं यहाँ पर? डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड टू। इसे ईजी ऑर्बिटल भी कहते हैं या एक्सियल ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। तो देखिएगा 5 नंबर से हम 2 पॉइंट्स बना सकते हैं। एक तो डी ऑर्बिटल जो होता है सेंट्रल मेटल एटम का, वो 2 सेट में डिवाइड होता है इस तरीके से, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल है वो 5 सेट का होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स टू वाई टू, डी जेड टू। ठीक है, ये डिवाइड होगा तो 2 सेट बनाएगा, टी टू जी एंड ई जी। इसी को बोलते हैं 3-fold डिजनरेट ऑर्बिटल एंड 2-fold डिजनरेट ऑर्बिटल, या नॉन एक्सियल ऑर्बिटल एंड एक्सियल ऑर्बिटल, इस तरीके से। अब या दूसरे पॉइंट में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के नज़दीक आता है तो डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है ना। कुछ डी ऑर्बिटल्स के सेट की एनर्जी इंक्रीज होगी, कुछ की कम होगी, तो मतलब एनर्जी में समानता नहीं रहती है, वो अनइक्वल हो जाएगा। एनर्जी की जो क्वांटिटी है वो अनइक्वल हो जाता है, और अनइक्वल होने के कारण जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाएंगे, और स्प्लिट होकर के दो अलग अलग सेट बना लेंगे, 2 अलग अलग एनर्जी वाले सेट बना लेंगे, टी टू जी एंड ई जी। तो एक पॉइंट और हम और बना के लिख सकते हैं कि लिगेंड के आने के कारण सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल स्प्लिट होकर के 2 अलग अलग एनर्जी लेवल के सेट बनाते हैं, टी टू जी एंड ई जी। और ये है 2 टाइप्स की डिपेंडिंग 2 टाइप्स के डी ऑर्बिटल बन जाते हैं, टी टू जी एंड ई जी। ये भी पॉइंट हम वहाँ पर लिख सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड डिपेंड अपॉन लिगेंड नेचर, मेटल आयन नेचर एंड लिगेंड नंबर। जो लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन से अटैच होते हैं उनके जो जुड़ने की प्रवृत्ति होती है वो किस पे डिपेंड करती है? लिगेंड के नेचर पे, मेटल आयन के नेचर पे एंड लिगेंड के नंबर पे, कोऑर्डिनेशन नंबर पे, ये उसके अटैचमेंट को डिसाइड करती है। तो इस तरीके से कुछ ये पोस्टुलेट्स आपको ध्यान में रखने हैं और सीएफटी को बताना है। इसके यहाँ पे कुछ यूजेस भी हैं, वो भी देख लेते हैं। इट एक्सप्लेन हाई स्पिन एंड लो स्पिन स्टेट of coordination compounds, and second it explain magnetic property of complex compound, it explain color of complex compounds। कहने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हाई स्पिन एंड लो स्पिन स्टेट को भी बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी बताता है। साथ ही साथ जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बता रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो उसके कलर को भी बताएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि सीएफटी जो है वो वीबीटी की कमी को पूरा करता है, और वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बताया गया उसको कन्वर्ट करके थोड़ा और एडवांस करके उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड करके उसकी कमी को पूरा किया। लेकिन सीएफटी के आगे भी एलएफटी को दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स नोट करके सीएफटी को नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।